गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्ते, हरिओम। आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। तो टाइम हो गया है, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर। नमस्ते त्रिलोकेन जी। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। तो आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं लोकेंद्र जी। लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। थैंक यू सो मच। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली। नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग सबको। ये जो बातें कर रहे हैं, जो कल एक सेशन किया, आज किया, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। कुछ 25-26 साल पुरानी बात है। शिलोंग से मेरी वाइफ की कोई बहुत यंग फ्रेंड अहमदाबाद आई थी जॉब करने के लिए। और आने के बाद उनको मलेरिया हो गया। मलेरिया होने के बाद काफी बीमार हो गई, वॉमिटिंग हुई, हेडेक हुआ, बुखार हुआ, इंजेक्शन लगे, काफी दवाइयां ली। फिर जब ठीक हो गई तो वो मिलने आई, तो उसने हमें ये बताया कि 25 साल की उम्र तक जब वो शिलोंग थी, तब उनको कभी हेडेक भी नहीं हुआ था। उसने कहा अहमदाबाद आके उसको हेडेक, फीवर, दवाइयां, उल्टी सब हो गया। एंड शी वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। सो शी लेफ्ट अहमदाबाद एंड वेंट बैक टू शिलोंग। तो मन में एक ऐसा आया कि शायद कुछ अहमदाबाद में गड़बड़ है। अहमदाबाद शहर कुछ शिलोंग से बहुत खराब है कि ये हो गया किसी को। एंड वो कुछ एक विचार मन में रह गया कि शायद वी नीड टू डू समथिंग अबाउट आवर सिटी। इस शहर को कुछ करने की जरूरत है। तब से वो एक रिसर्च, एक स्टडी चल रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर सिटी बेटर, हेल्दियर। अभी कुछ 5-7 साल पहले की बात है कि हम लोग कुर्ग जाके आए थे, और कुर्ग में हमारी आदत है कि लोकल लोगों से हम बहुत बातें करते हैं। तो किसी ने कहा कि कुर्ग में डॉक्टर की क्लिनिक नहीं चलती है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, डॉक्टर का प्रैक्टिस यहाँ पे वो चलता नहीं है। तो वी वर वेरी इम्प्रेस्ड। हम लोग शहर में गए, थोड़ा घूमे, देखने के लिए डॉक्टर की क्लिनिक्स हैं, दवाइयों की दुकानें हैं। डॉक्टर की क्लिनिक तो नहीं मिली, दवाइयों की दुकानें मिली कुछ। लेकिन उसमें भी दवाइयों की सिवाय बाकी सब ज्यादा बिक रहा था, विच वॉज अ कंफर्मेशन कि हाँ, यहाँ पे लोग बीमार कम पड़ते हैं, मेडिकल सपोर्ट की जरूरत कम है। एंड देन वी थॉट कि can't we make our अहमदाबाद, our cities like कुर्ग, नॉट फुल्ली, आधा तो लेके जा सकते कहीं पे। और हमने ये सारी जो
बातें कर रहा हूँ, इन पे बहुत अध्ययन किया, थोड़ा काम किया, तो आज जो बातें कर रहे हैं, कल जो बातें की हैं, वो शहर के लोगों के लिए है, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए है। ये जरूरी नहीं कि आपको बंगला चाहिए। अगर बंगला है तो प्रोबेबली आपके पास कुछ जमीन है तो आप ज्यादा और भी कुछ कर सकते हैं, बट आप अपार्टमेंट में रह के ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक इसमें बहुत अहम विचार है कि सारी भूमि गोपाल की। तो मेरा घर ही मेरा नहीं है, मेरे घर के बाहर का रास्ता भी मेरा ही है, ये शहर भी मेरा ही है। तो उन चीजों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जब ये बातें करते हैं तो लोग बोलते हैं, यार मेरे तो एक छोटी सी बालकनी है, उसमें भी हमने 3 पौधे रखे हैं, बट और ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो देन वी से कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। तो मैं वापस कुछ स्लाइड शो कर रहा हूँ। कल के बारे में अगर किसी को कुछ बात करनी है तो वो भी आगे चल के करेंगे। पहले ये कुछ समझ लेते हैं, ये जो 3 टॉक्स हैं, घर के अंदर को नॉन टॉक्सिक बनाना, शहर को टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक बनाना, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस गार्डन। गार्डन केवल जरूरी नहीं कि बगीचा हो, वेलनेस गार्डन आपके बालकनी को भी बोल सकते हैं, आपको घर को भी बोल सकते हैं, और आपके शहर को भी बोल सकते हैं। तो वेलनेस गार्डन की कल बात करेंगे, वो इन सब चीजों का एक निचोड़ जैसा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के स्लाइड शो से। सबको स्लाइड्स दिख रही है? ठीक है, Yes, sir. Yes, visible है, लोकेन जी visible है. थैंक यू सो मच। शहर अपने और उनकी चैलेंज। ये हमारा अहमदाबाद शहर है, क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहता हूं तो उसके रेफरेंस से बात करूंगा। बट ये सारी चीजें सारे शहर पे लागू हो रही है अभी। जब मैं 84 में अहमदाबाद आया था, तब अहमदाबाद में केवल 2 बड़े हॉस्पिटल थे, दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। लास्ट 15-20 सालों में एक एक करके ऐसे बड़े हॉस्पिटल बनते गए, और इतने बड़े हॉस्पिटल्स बन गए हैं कि देख के आश्चर्य होता है। जब शुरुआत में बन रहे थे तो बड़ी अच्छी बात लग रही थी कि अरे इतने बड़े हॉस्पिटल हमारे शहर में बन रहे हैं, गर्व महसूस हो रहा था। जब इतने सारे बन गए हैं तब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अहमदाबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आई एम श्योर सारे शहरों में हैं। और अगर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्यू लगा है, लोगों का वेटिंग चलता है। मतलब इतने सारे मरीज हो रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी नाइस थिंग फॉर आवर सिटीज। 84 में मुझे याद है कि अहमदाबाद में केवल एक सिटी सिविल हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट था, और उसमें अगर कोई कैंसर के लिए चला जाता था तो उसे बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता था, तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता था, डॉक्टर देख लेते थे, इलाज शुरू हो जाता था। बट धीरे धीरे वो बदलता गया। 2019 में जब मैंने एक बार इसकी स्टडी की, उसके पहले भी की, तो अहमदाबाद में इंटरनेट बता रहा था कि 18 सेंटर्स है कैंसर के। इसमें कुछ क्लिनिक्स भी आ गई, हॉस्पिटल्स भी आ गए, कंसल्टिंग भी आ गए। 18 सेंटर थे, जो 1984 में एक ही था। और आज 2023 में 53 सेंटर्स हैं। ये बड़ी शॉकिंग इंफॉर्मेशन है, एंड हमें चिंता होनी चाहिए कि इस कदर बीमारियां बढ़ रही है कि हमें इतना सारा हॉस्पिटल सपोर्ट चाहिए। दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ अ वेरी बैड सिचुएशन। जो मैं टॉक्सिसिटी बोल रहा हूं, कुछ ऐसा तो हमारे पर्यावरण में है जो हमें और ज्यादा बीमार कर रहा है। 2-3 तरीके हैं, या तो हम ऑरोविल के जैसे, या कोई इको सेटलमेंट की जैसे अलग सेंटर बनाएं, या फिर कुर्ग से सीख के हमारे शहरों को अच्छा करें। हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन है। हम कुर्ग वाला सॉल्यूशन ज्यादा प्रिफर करते हैं, बिकॉज एक अलग शहर से अलग जाके रहने में, कोई छोटा सेंटर में जाके बसने में मेरे को एस्केपिज्म लगता है कि
आप जगह को छोड़ के भाग गए, लेकिन अगर आप उसी जगह को अच्छी बना सकते हैं तो आई थिंक दैट्स अ रियल चैलेंज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट चैलेंज। एंड दूसरा ये भी कि हम सबके पास ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हम घर छोड़ के कहीं और जाके रह जाएं। लास्ट काफी सारे सालों में, 70-80 सालों में, इंसान ने मास किलिंग का एक्सपर्टाइज, हुनर सीख लिया है। किसी भी जीव को जिस पे उसका टारगेट हो, वो बहुत इजीली इंसानों ने कैसे ह्यूज क्वांटिटी में किसी को मारना सीखा है, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। अभी जैसे जो लड़ाइयां हो रही है, आप देखिए कि इजराइल पैलेस्टाइन में, कल का न्यूज़पेपर कह रहा था कि एक दिन में 700 लोग मारे गए। तो दिस मास किलिंग इज ऑल्सो किलिंग अस, किलिंग मेनी अदर थिंग्स। अभी जैसे फॉगिंग होता है शहर में, अब ये फॉगिंग में डीजल के साथ एक पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे निकाला जाता है। तो ये जो धुआं देख रहे हैं, ये एक्चुअली पेस्टिसाइड है। और आप देख सकते हैं कि इस फोटो में भी ये जनाब बाहर खड़े हैं, इनका घर का दरवाजा खुला है, और इस फॉगिंग वाले की नोजल है, ये घर के दरवाजों की तरफ है। लोग बाग इनफैक्ट जब फॉगिंग करने आता तो बोलते थे मेरे घर पे भी थोड़ा कर दे भैया, मच्छर मर जाएंगे। बट दे डोंट रियलाइज दैट दिस इज वेरी टॉक्सिक। साइंस कहती है कि इन स्मॉल क्वांटिटीज दिस इज नॉट हार्मफुल। मतलब शायद किसी को चांटा मारे तो इंसान नहीं मरेगा, मानते हैं, बट अगर रोज 100 चांटे लगे तो शायद जबड़ा हिल जाएगा, मसल टूट जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो साइपिनोथ्रिल है, इसके साथ डीजल मिलाया जाता है, बट हायर क्वांटिटी में इससे डिजीनेस, हेडेक, नॉजिया, मसल ट्विचिंग, एनर्जी चेंज, चेंज इन अवेयरनेस, कन्वर्जन्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह हो सकता है। तो ये जो बंदा है, जो आदमी है, जो इस मशीन को लेके कर रहा है, उसको तो बहुत हाई डोज हो रहा होगा, उस पर तो नुकसान होगा ही। और जिन सोसाइटीज में ड्यूरिंग मलेरिया एपिडेमिक या डेंगू के टाइम गवर्नमेंट रोज सवेरे शाम करती है, वहां पे हाई डोज मिलता ही है। सो फॉगिंग इज, हम मच्छरों को मारने के लिए करते हैं, बट फॉगिंग से हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो भी मर जाते हैं, हमारी जो बर्ड्स हैं उनको भी नुकसान होता है, बटरफ्लाईज मर जाती हैं, बीज मर जाते हैं। अहमदाबाद में हम लोग जब दूधी उगाते हैं तो दूधी को पॉलिनेशन करने के लिए बीज नहीं मिलते हैं, हमें मैन्युअली पॉलिनेशन करना पड़ता है, विच आर इंडिकेटर्स कि ये जो फॉगिंग है इससे पता नहीं कितने मच्छर मरते हैं, बट डेफिनेटली बहुत कुछ बाकी नुकसान हो जाता है। स्टडी शो करती है कि दिस आर वेरी पॉइजनस। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? मैंने कल जैसे कहा था कि 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे पूर्वज जब जीते थे तब फॉगिंग मशीन नहीं थी, तब डीडीटी नहीं था, तब भी मच्छर थे और वो भी थे, और ऐसा नहीं था कि हमारी नस्ल वाइप आउट हो गई है ना। तो इट इज नॉट सो डेंजरस एज इट इज मेड आउट टू बी। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। प्रकृति में बैलेंस करने के मैकेनिज्म बिल्ट इन थे। जो ड्रैगन फ्लाई है, ये पृथ्वी पे शायद 3.5 करोड़ सालों से है। डायनासोर्स थे उसके पहले से है ये। इंसानों को तो 5-7 लाख साल ही हुए हैं, ये 3.5 करोड़ साल से हैं। ये एक साथ चारों पंखों को अलग अलग मूवमेंट करवा सकता है, इतना अच्छा इवॉल्व है ये। और ये प्रतिदिन 200 मच्छर के लार्वा इनका निम्फ खा जाता है, और ये खुद भी मच्छर खाते हैं। अगर जब हम फॉगिंग करके इनको हमारे शहर से भगा रहे हैं तो हम मच्छरों को मिटाने वाले जीवों को भी भगा रहे हैं। सिमिलरली हमारा मेंढक, मेरी एरिया में तो मेंढक दिखाई नहीं देते, मेंढक भी मच्छर के लार्वा वगैरह सब खा जाते हैं, मछलियां खा जाती है। फिर नीम के पत्तों का धुआं बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जो मच्छरों को भगा देता है। तो प्रोबेबली वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। अगर ये सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं तो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इंजीनियरिंग मास किलिंग की जो मैं बात कर रहा था, अब ड्रोन से भी स्प्रे कर रहे हैं, पहले तो एयरक्राफ्ट से करते थे,
अब सर्टन एरियाज में ड्रोन से करते हैं, तो इससे काफी नुकसान हो रहा है, बिकॉज एटमोसफियर में ये सारा स्प्रे हो रहा है। इन सब चीजों का हुआ क्या है, टॉक्सिसिटी हमारे पानी में जमीन के नीचे तक चली गई है। 1000 फुट 1200 फुट नीचे जब ड्रिलिंग करके पानी निकाला जाता है, उसमें भी पॉइजन पाए जाते हैं। गाय की बॉडी में पॉइजन पाए गए हैं, तो जो फर्टिलाइजर हम खेतों में डाल रहे हैं उसमें भी पॉइजन है। लोगों के शरीर में, मछलियों में, सब जगह पॉइजन आ गया है। और ये केमिकल जो फर्टिलाइजर्स, ये पेस्टिसाइड्स है, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। कल मैं फोरेट की बात कर रहा था। फोरेट एक बहुत कॉमन पेस्टिसाइड है जो हमारे बगीचों में बहुत यूज होता है। फोरेट की जो 100% किलिंग कैपेबिलिटी है, उसकी 50% जब होती है तो उसको हाफ शेल्फ लाइफ कहते हैं। फॉरेट की हाफ शेल्फ लाइफ 86 डेज है, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने है। अगर फॉरेट आपने स्प्रे किया तो वो 50% पॉइजन लेवल पे आते आते 3 महीने लगाता है, और 100% न्यूट्रल होने में तो शायद 1-2 साल लगाता होगा, पता नहीं, मेरे पास डेटा नहीं है, मिला नहीं मुझे डेटा। सो ये सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स की बहुत लंबी शेल्फ लाइफ है। जैसे डीडीटी है, वो 10 साल से ज्यादा गिना जाता है। 27 साल पुराना डीडीटी तालाबों में पाया गया है, जिसकी पॉइजनस कैपेसिटी चालू थी, उसकी टॉक्सिसिटी चालू थी, इसलिए दुनिया ने मिलके डीडीटी बैन किया। लेकिन इंडिया में आज भी डीडीटी यूज किया जाता है कुछ जगह। टर्माइट्स के लिए एल्ड्रिन यूज होता था। एल्ड्रिन जब बनता था तो एल्ड्रिन भी एज अ पॉइजन, उसकी 10 साल से ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ थी। वो 10 साल तक पॉइजनस क्वालिटी रिटेन करता था। इसलिए जब हमारे घर पेस्ट कंट्रोल होता था तो पेस्ट कंट्रोल वाला हमें 10 साल की गारंटी देता था कि सर 10 साल तक आपकी टर्माइट नहीं आएगी। बट क्योंकि एल्ड्रिन को जमीन में डाला जाता था, घरों के नीचे डाला जाता था, बगीचों में डाला जाता था, वो पानी के साथ बहकर सब जगह पहुंचने लगी, इसलिए एल्ड्रिन हमारे खाने में आने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने एल्ड्रिन बैन किया। उसकी जगह अभी क्लोरीपायरोफॉस आता है। क्लोरीपायरोफॉस की लाइफ 10 साल नहीं है, बट उसकी फिर भी लाइफ 4-5 साल कुछ है। तो क्लोरीपायरोफॉस सारे खानों में आने लगा है। ये हैदराबाद की स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और वेजिटेबल्स। आप देखिए, टमाटो में, एग प्लांट में, लेडीज फिंगर में, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में, सब में क्लोरीपायरोफॉस है। एंड जो परमिसिबल लिमिट है, जो सेफ लिमिट कही जाती है, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूं कि पॉइजन में कोई सेफ लिमिट नहीं होती है। एंड सेफ लिमिट कब गिनी जाएगी, जब इट अ वंस इन अ वाइल इवेंट है। आप रोज खाने वाली सब्जी में पॉइजन नहीं ले सकते हैं। कितनी हाई, टोमेटो में 0.2 होना चाहिए, उसकी जगह 178 है। तो दिस इज अ रियलिटी दैट वी एज अ नेशन आर फेसिंग, एंड वी नीड टू मूव आउट ऑफ इट। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हैज प्रूव्ड इटसेल्फ दैट इट कैन वर्क वेरी वेल। 150 साल पहले, 100 साल पहले ये केमिकल्स नहीं थे, फिर भी खेती होती थी, लोगों को खाना मिलता था। पॉइजन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है वियतनाम। वियतनाम में 1962 टू 1971 वियतनाम वॉर हुई थी। तब अमेरिका और वियतनाम का बहुत बड़ा, एक बहुत अनइक्वल वॉर हुई थी, और वियतनाम के सोल्जर्स पेड़ों के नीचे छुप जाते थे, और अमेरिकन्स को प्लेन में से उनको मारना था ताकि उनके ऊपर कोई नुकसान ना हो। बट पेड़ों के नीचे उनको दिखाई नहीं देता था सोल्जर्स, तो उन्होंने एक एजेंट ऑरेंज करके स्प्रे करना स्टार्ट किया, जिससे पहले पेड़ों के पौधों के सारे पत्ते गिर जाते थे, और उसके बाद में पेड़ पौधे मर जाते थे। और ये एजेंट ऑरेंज अमेरिका ने टनों के हिसाब से स्प्रे किया है। पेड़ों के पत्ते तो गिरे, पेड़ मरे भी, लोगों में विकलांगता और डिसेबिलिटी आने लगी। और वियतनाम की स्टडी बताती है कि तीसरे जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक ये एजेंट ऑरेंज के इफेक्ट दिखाई देते हैं। ये मैं केवल आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन की फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, क्योंकि जो रियल फोटोग्राफ्स हैं बड़े अनकंफर्टेबल फोटोग्राफ्स हैं।
आप सोचिए कि उस जमाने में जो स्प्रे किया गया था, आज 50 साल बाद भी असर दिख रहा है बच्चों पे, बच्चों के जन्म पे। तो जो केमिकल्स आज हम खा रहे हैं, उनका असर मिटते मिटते बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमें आज रोकना पड़ेगा ये पॉइजन्स को। तो ये पॉइजन्स बड़े इफेक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली रिटेन रहते हैं, एंड पूरी इकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। हम जो इफेक्ट्स देख रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स में देख रहे हैं, बट द सेम इफेक्ट्स आर विजिबल एवरीवेयर। बटरफ्लाइज में, इंसेक्ट्स में, जानवरों में ये सारे इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और ऐसे न्यूमरस केसेस हैं दुनिया भर में जहां पे इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग, एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग, वॉरफेयर पॉइजनिंग, इन सब के असर हुए हैं। तो ये जो फॉगिंग है, एक जो बहुत ही हार्मलेस एक एक्शन हमें दिखाई देता है, एक्चुअली ये काफी हार्मफुल एक्शन है। मैं बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टॉक्सिसिटी फ्रॉम केमिकल्स हमारे घर और हमारे पर्यावरण में से हमें ही हटाने हैं। ये कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं जिनके बारे में मैं कल बात करूंगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव है। मेरे घर के बगीचे में 7 साल से मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किए हैं, एंड इनफैक्ट आज मेरा बगीचा पहले से ज्यादा हेल्दी है। हमारे प्लांट्स ज्यादा हेल्दी उग रहे हैं और मिट्टी ज्यादा नरम है, ज्यादा अच्छी है। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इनकी मैं बहुत क्विकली आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। कल बायोएंजाइम की भी बात की थी। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं हैं। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है और उसको ऑलमोस्ट 10 साल होने आ रहे हैं। और सिक्किम ने दिखाया है कि बिना केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के आप खेती कर सकते हैं। और खेती इनफैक्ट ज्यादा हो रही है वहां पे। जो उपज है, प्रोडक्शन बोलते हैं, वो ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल। दुनिया का सबसे पहला राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है। ऑफिशियली, एज पर द नॉर्म बाय द गवर्नमेंट, एज बाय द लीगल सिस्टम, ये 100% ऑर्गेनिक है। वहां पे पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर रखना और यूज करना क्रिमिनल ऑफेंस है वहां पे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम ये कर सकते हैं। ये जो बातें हम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड एंड बिलीव कि दिस इज पॉसिबल। मैं कई बार जब ये डिस्कशन करता हूँ फ्रेंडली सर्कल में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन इतनी सारी है कि खाना कम पड़ेगा, इसलिए हमें केमिकल यूज करने पड़ रहे हैं। ये गलत बात है। एक जो विचार था, एक जो फीलिंग थी कि केमिकल डालेंगे तो ही प्रोडक्शन ज्यादा आता है, वो विचार मैं भी बिलीव करता था 10 साल पहले। बट लास्ट 10 सालों पे हमने जो रिजल्ट्स देखे, उससे नाउ वी हैव अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड कि नहीं, बिना केमिकल्स के आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग समझने लगे कि हेल्दियर प्रोडक्शन क्या है। तो सिक्किम की बात कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा हूँ, पेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो ऑटोमोबाइल्स, उनके एग्जॉस्ट। और ये सारे शहरों को बुरी हालत कर रहे हैं। इतना फ्यूम्स निकल रहा है, इतने छोटे पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं कि भयंकर बीमारियां हो रही है। डीजल एग्जॉस्ट की कल बात की थी कि डीजल एग्जॉस्ट से कैंसर होता है। ये WHO ने स्वीकार करके पब्लिश किया है। तो सॉल्यूशन क्या है? एटलीस्ट हम में से सब लोग ये नक्की करें कि जो गाड़ी है वो है, बट अगली गाड़ी हम डीजल वाली नहीं लेंगे, छोटी गाड़ी लेंगे, कम धुआं निकालने वाली, कम फ्यूल जलाने वाली गाड़ी लेंगे। बिकॉज अभी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं कि हम गाड़ी न लें। शायद ओला, उबर, ऑटो रिक्शा से आप मैनेज कर सकते हैं, बट डीजल न लें, छोटी गाड़ी लें। ऐसा हम अगर कोशिश करें
तो शायद हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा पूरे देश का, एग्जॉस्ट कम हो जाएगा और बीमारियां कम हो जाएगी। दिल्ली है 2019 में दोपहर के 1:30 बजे, उस टाइम दिल्ली ने पूरा विश्व भर का रिकॉर्ड तोड़ा था पॉल्यूशन के लिए। जो ऊपर सफेद सर्कल दिख रहा है छोटा सा, वो चांद नहीं सूरज है, वो 1:30 बजे दोपहर के। ये नवंबर की बात है और नवंबर वापस शुरू हो रहा है। और अब ये पॉल्यूशन पूरे देश के अलग अलग शहरों को भी परेशान कर रहा है। एंड दिस इज लार्जली ड्यू टू व्हीकुलर एग्जॉस्ट। इसके 2-4 सॉल्यूशन है, जैसे स्मॉल कार की बात हुई, दिल्ली कर रहा है ये, हम भी हमारे घर की छतों से कर सकते हैं। हवा में पानी स्प्रे करना, जब पानी स्प्रे करते हैं तो उसकी छोटी छोटी बूंदें एसपीएम्स के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाती है। उससे एसपीएम के पार्टिकल का वजन बढ़ जाता है और वो जमीन पे आके चिपक जाते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन तो ये कि हम एक्चुअली एसपीएम मिनिमाइज करें, ज्यादा न करें, एग्जॉस्ट व्हीकुलर एग्जॉस्ट कम करें। लेकिन ये होने के बाद का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, इसलिए मैं एयर कूलर्स की बात कर रहा था, वाटर बेस्ड एयर कूलर्स की। आई एम सॉरी। तो पानी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ये जो ऊपर राइट हैंड साइड टॉप का जो इमेज है, उसमें पानी के स्प्रे से पेड़ों को धोया जा रहा है। बिकॉज पेड़ के पत्ते काफी पॉल्यूशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी पेड़ के पत्ते को हाथ लगाते हैं तो उस पे एक बारीक धूल की लेयर होती है, दैट इज एसपीएम्स। इसलिए इंडोर प्लांट्स को भी हम कहते हैं कि उसको वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो 2 ऑप्शन, एक हवामान में पानी छोड़ें, दूसरा पेड़ों के पत्तों को धो दें, और तीसरा छोटी गाड़ियां यूज करें, स्मॉल इंजन वाली गाड़ियां। हम आगे जाएं उससे पहले मैं एक बार स्टॉप करता हूं। बड़े इश्यूज पे आएंगे हम लोग। अगर किसी को कुछ कहना है, पूछना है, तो हम इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। राजू भाई, आप हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार राजू भाई, थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, ठीक है अपन? जी जी सर, अभी आपको एक इंटीमेशन दे रहा हूँ कि हालोल पावागढ़ में एक गुजरात नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी आई है। राजू भाई, आई एम सॉरी, बट जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में कुछ पूछना वो करें, क्योंकि आगे बढ़ना मैं है। उसके बारे में कह रहा हूँ, तो उसमें जो अभी हम पेड़ पौधे और सब्जी उगाना शुरू कर दिया है, उसमें जो वेजिटेबल्स आ रहे, तो वो हम नेचुरल जो गौ आधारित जो बोलते हैं पालेकर सिस्टम, तो उसके रिजल्ट्स, और मेरी डॉटर ने जो अभी पीएचडी किया है उसमें जो हैवी मेटल्स जो आ रहे वेजिटेबल्स में, तो आप जो हैदराबाद की बात कर रहे थे ना, वो एकदम सच है कि अभी हमारे जो खाना पीना है या सब्जी है, उसमें ये सारी टॉक्सिसिटी आ रही है। ये कंफर्म है, इसलिए मैं आपसे सहमत हूँ कि इससे हमें जल्दी से बाहर आना चाहिए। थैंक यू सो मच राजू भाई। किसी और को कुछ पूछना है? यशस्वी जी, आपको कुछ कहना जी? हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जो आप बता रहे थे कि घर पे हम सब्जियां उगाएं, तो सपोज अगर जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं, तो अभी तो वो सीड्स तो इनऑर्गेनिक मतलब पेस्टिसाइड्स वाले तरीके से ही उगाए हुए होंगे जो हम यूज करेंगे। तो क्या फिर उसमें भी उसका जो पौधा उगेगा उसमें भी इसका प्रमाण होगा केमिकल्स का? मतलब कोई सॉल्यूशन है उसका या क्या है टेक्निकली? कम होगा यशस्वी जी। एक्चुअली जो बीज है बहुत छोटा है, और बीज में ओके। अगर पेस्टिसाइड है तो बहुत कम मात्रा में है। और हम लोग ओके। नॉर्मली ऐसा सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने सपोज भिंडी उगाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। तो जो भिंडी उग जाए उसमें से कुछ भिंडियों को आप ड्राई करने पेड़ पे ही रख दें, और उसमें से जो बीज निकले उसमें से आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ भिंडी का उत्पादन करें। तो डिजायरेबल ये होता है कि हम लोग भी हमारे घर पे जो सब्जी उगाते हैं उसी में बीज भी उगाएं। और कुछ छोटी सी, जैसे एक भिंडी को अगर मैं सुखाता हूँ तो उसमें से मुझे 15-20 बीज मिल जाते हैं, और एक घर के लिए 15-20 पौधे ही चाहिए।
तो बहुत इजीली स्लोली ये सारा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, और टाइम देना जरूरी है। हम जो स्पीड से काम करने गए उसी में बहुत गड़बड़ हो गई, तो धीरे धीरे वो पूरा रिलीज हो जाता है, फिर बिना पेस्ट वाले मिल जाते हैं। और वैसे भी बीज के अंदर अगर पेस्टिसाइड है तो उसका बहुत माइनर इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और को कुछ शेयर करना है, कहना है, बात करनी है? नहीं तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। कल हम, हाँ मिलिंद जी आप कहिए कुछ बात हाँ, है। मुझे ये जानना था कि जैसे सिक्किम 100% ये हो गया है ना ऑर्गेनिक स्टेट, ऐसे अपन गुजरात या मुंबई में या कहीं से भी अपने को व्हाट इज द रिलायबल सोर्सेज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो कोई ऐसा कोई सोर्सेज है आपके पास तो जरा बताए तो अच्छा रहेगा। मिलिंद जी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिक मूवमेंट है बहुत बढ़िया मूवमेंट है, इंडिया में बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट है। अगर नंबर ऑफ फार्मर्स डूइंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देखा जाए तो इंडिया टॉप्स द लिस्ट। ये अच्छा। भी कारण है कि इंडिया में ज्यादा फार्मर्स के नंबर्स भी हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण। इंडिया इज डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जब सिक्किम ऑर्गेनिक 100% बना तब बहुत सारी स्टेट्स ने नक्की किया कि वो भी बनेंगे। तेलंगाना है, केरला है, इन सब स्टेट्स ने तो कमिटमेंट भी कर दिए थे कि हम 100% ऑर्गेनिक बनेंगे। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से या जो दूसरे कारण की वजह से 100% अभी वो डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुजरात की बात करूं तो सारे स्टेट्स, सारे सिटीज में ऑर्गेनिक मूवमेंट है। जैसे राजकोट में है, सूरत में है, बड़ौदा में है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में सृष्टि ऑर्गेनिक फार्मर्स को मिला के उनका संडे को और गुरुवार को एक हाट लगाती है जहाँ पे 100% एश्योर्ड केमिकल फ्री खाना सब्जी भाजी मिलती है। तो अहमदाबाद में ये हो रहा है। राजकोट में फार्मर्स मार्केट लगता है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर्स आते हैं। बड़ौदा में भी ये मूवमेंट हुआ है। तो बड़ौदा में शायद आप निसर्गोपचार में क्या कर सकते हैं वो बता देंगे आपको। तो सब शहरों में ये मूवमेंट आ गया है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहीं स्पेसिफिक जगह जाके लेना पड़ता है, शायद मार्जिनली थोड़ा सा प्राइस भी ज्यादा होता है इनिशियली है, बट अब अवेलेबल है ये सारी चीजें। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो हम आगे बढ़े फिर। ये हम जो बातें कर रहे थे ये खाने पीने की टॉक्सिसिटी की बात कर रहे थे। नाउ विल टॉक अबाउट अ वेरी बिग इश्यू विच इज रियली अ ह्यूज चैलेंज फॉर दिस अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड। 1954 में ये एक लेबोरेटरी थी, उन्होंने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करना स्टार्ट किया। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि समर और विंटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अलग है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही साल में अलग अलग सीजन में बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस इंटरेस्ट से लेके उन्होंने नेक्स्ट ईयर भी किया, उसके अगले साल भी किया, ऐसे उन लोगों ने स्टार्ट किया। बट एक बड़ा सरप्राइज था कि उनको रियलाइज हुआ कि हर एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है बढ़ता जा रहा है। एंड उसके बाद में धीरे धीरे दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट इन अ लार्जर लेवल अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारी लेबोरेटरीज ये स्टडी करने लग गई। एंड सरप्राइजली आप अगर ग्राफ देखें तो 1954 से आज तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही गया है। और ये जिगजैग इसलिए क्योंकि सीजनल वेरिएशन होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और इससे हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस इसलिए कि यूरोप में छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, बिकॉज इतनी ठंड हो जाती थी, जो कांच के बनते थे। तो जब कांच के बनते थे तो हल्की सी धूप भी अगर वो कांच के थ्रू पास होती थी तो कांच के पास होने के बाद उस हीट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है। और वेवलेंथ चेंज होने के बाद में वो रेडिएशन कांच में से वापस बाहर नहीं निकल सकता।
तो अंदर वो ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था, इसलिए उनको ग्रीन हाउस गैस कहते थे। इसलिए वहां के आर्किटेक्चर में कांच बिल्डिंग्स में बहुत यूज होने लगा। इंडिया में हमें मोस्ट जगह वो जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम कांच यूज कर रहे हैं देखा देखी में। ये मैं केवल आपको समझने के लिए बाय द वे बोल रहा हूँ। बट जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ऐसा ही काम करती है। जब रेडिएशन ग्रीन हाउस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को छूता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और छोड़ती नहीं है। तो जो टेम्परेचर है, रेडिएशन है, पहले आके टकरा के एटमॉस्फेयर से वापस बाहर चला जाता था, अब एटमॉस्फेयर में रह जाता है, वो टेम्परेचर रिटेन करता है। जैसे धूप अगर मेटल को लगेगी और वुड को लगेगी तो वुड पकड़ेगा नहीं, वुड इतना गर्म नहीं होगा, लेकिन मेटल गर्म हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड उस टेम्परेचर को रिटेन करके गर्म हो जाता है। मीथेन है, उससे 25 टाइम्स ज्यादा गर्म होती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण टेम्परेचर रिटेन हो रहा है, और टेम्परेचर रिटेन होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो साइंटिस्ट लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पूरी पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने के बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ स्टडीज बताती है कि वीट प्रोडक्शन कुछ 5% गिर गया है। एंड दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब ये चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया है वो कम ही रहने वाला है। राइस का प्रोडक्शन भी कम हो गया है। बहुत जगह बहुत सारे प्लांट्स जो उगते थे वो अब नहीं उग रहे हैं। आप ये, मैं बाकी जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ये जो बातें मीडिया में, मैं उसके सिवाय की बातें कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। और आज जो अक्टूबर 2023 का डेटा है वो 419 ppm, इसको पार्ट्स पर मिलियन में कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में 0.04% गिना जाता है। तो 419 ppm गिना जाता है, जो आज के 45 लाख ईयर्स पहले था, 4.5 मिलियन ईयर्स पहले था। तो इंसानों ने फॉसिल फ्यूल जला जला के ये किया है। मेजर कंट्रीब्यूटर इज द फॉसिल फ्यूल। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे रोल के बारे में बात कर रहे हैं, एन इंडिविजुअल्स रोल इन मेकिंग दिस अर्थ अ बेटर प्लेस। हम इस पृथ्वी को अच्छा बना सकते हैं, हमारे पर्यावरण को हेल्दी बना सकते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं, बिकॉज डेटा ये भी शो करता है कि इंडिविजुअल फैमिलीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका पूरा मिला के जो इफेक्ट होता है, वो इंडस्ट्रीज की इफेक्ट से ज्यादा है। हम 140 करोड़ भारतीय हैं। अगर आप सोचे कि हम सब अवेयर होके ये काम करें तो शायद हमें एनवायरमेंटल मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो हमें चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का जरूरत है। हमारे घर से जो कचरा निकलता है, जो इस तरह से लैंडफिल में जाता है, वो कचरा जब कंपोस्ट होता है तो उसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। 50% जितना मीथेन होता है, 50% जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी थोड़ी बहुत भी गैसेज होती है। मीथेन, जैसे मैंने बताया, वो कार्बन डाइऑक्साइड 25% ज्यादा हीट कैचिंग है, तो उसको बोलते हैं मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं उसको। अब ये ही टेक्निक के कारण, ये ही केमिकल प्रोसेस के कारण यहाँ पे आग लग जाती है, इन लैंडफिल्स पे आग लग जाती है। तो जब आग लग जाती है तो मीथेन जलने लगती है। अगर मीथेन जलती नहीं है तो एटमॉस्फेयर में जा रही है, जो धुआं आपको दिख रहा है सारा मीथेन एमिशन है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अपना किचन वेस्ट हम अगर कंपोस्ट कर लें, एरोबिक कंपोस्टिंग जो हम टेक्निक बताते हैं, जिसकी मैं आगे बात करूंगा, तो लैंडफिल पे हमारा किचन वेस्ट नहीं जाएगा। अहमदाबाद के ट्री वॉकर्स में 500 जितनी फैमिलीज घर पे कंपोस्ट कर रही है। 1500 टन जितना कचरा
लैंडफिल नहीं भेज रही है, तो इफेक्ट होता है। जब सारा ऐड करते हैं तो बड़ा इफेक्ट होता है। तो ये लैंडफिल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कचरा बहुत हो रहा है। अल्टीमेटली कंपोस्ट हो जाएगा, बट कंपोस्ट होते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोलियम वापस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, विच इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। अगर फॉसिल फ्यूल हम नहीं जलाते, सपोज थियोरेटिकली बात करें, तो शायद पृथ्वी की हालत कभी नहीं होती। ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रमाण बढ़ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है एटमोस्फियर में, ये अगर को रिलेट किया जाए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही ये बढ़ रहा है। जितना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ा, जितना डीजल इंजन आए, जितने ऑटोमोबाइल्स आए, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो ये दैट द रीजन इज फॉसिल फ्यूल बर्निंग। और हाई टेम्परेचर हो रहा है पृथ्वी पे, उसका एक कारण ये भी कि हमारे जो शहर हैं, हम जिस तरह से बनाते थे एक जमाने में, उसको हमने बदल दिया है। ये काफी पुराना फोटोग्राफ है, प्रॉब्ली 1978 के आसपास का, नहीं 85 86 का है। मारुति गाड़ी नई नई भारत में आई थी, टू व्हीलर ज्यादा थे, साइकिल चलती थी, और बड़े बड़े पेड़ थे। इतने बड़े पेड़ थे कि सारे रोड पे शेड होती थी। बरसों पहले हमारे शहर के बनाने वालों ने, चाहे वो राजा थे या पॉलिटिशियन थे या जो भी थे, उन्होंने समझा कि बहुत गर्मी है, हमें छांव चाहिए, तो बड़े बड़े पेड़ उगाए गए। आज के शहर हमारे ऐसे बन रहे हैं। इस रोड पे एक जमाने पे पेड़ थे, बट ये बीआरटीएस वगैरह के चक्कर में पूरे पेड़ काट दिए गए। अब आप ये सोचिए, जो बीआरटीएस बस का स्टैंड है, उसके लेफ्ट हैंड कोने में नीचे वहां पे ड्रम पड़ा है प्लास्टिक का। उस जगह पे बहुत बड़े पेड़ क्यों नहीं उगा सकते? ये जो डिवाइड है बीआरटीएस का, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ क्यों नहीं उगा सकते? शायद ये जो आरसीसी का बना हुआ बस स्टैंड है, वो भी छांव में रहता, वो भी ठंडा रहता। अगर आप रेन ट्री कोई उगा दे या पीपल का पेड़ उगा दे, तो पूरे एरिया में छांव हो जाएगी, पूरे एरिया में ठंडक हो जाएगी। सो अर्बन डेवलपमेंट का जो एक तरीका है, जो हमने यूरोप और अमेरिका से अडॉप्ट किया, वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है। तो वी नीड टू ग्रो ट्रीज। तो मैं जब बोलता हूँ कि सारी भूमि गोपाल की, तो हमारे घर के बाहर के रास्ते हमारी जवाबदारी है। हर साल 2 अच्छे बड़े पेड़ उगा सकते हैं। मैं तो यही करता हूँ, हमारी सोसाइटी के बाहर हम लोग हर साल 2-5 पेड़ उगाते हैं, उनको पानी देते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी के बाहर सबसे अच्छा लगता है, जब गर्मी में हम लोग आते हैं तो बड़ी ठंडक महसूस होती है। उबर की सारी गाड़ियां यहीं पे आके रुकती है। आप दोपहर को देखेंगे तो कई लोग आराम भी इधर करते हैं, गायें भी और कुत्ते भी आके खड़े रहते हैं। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। कुछ लोगों को न्यूसेंस भी लगता होगा, पता नहीं, बट मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, ठंडक है। मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, शायद आपको कुछ चिड़ियों की आवाज भी आती होगी जब मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूँ। बिकॉज वी हैव सो मेनी ट्रीज, इतने सारे पेड़ पौधे लगा दिए हैं कि बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। तो ये हम सब कर सकते हैं, हम सब हमारे घर के आसपास पेड़ लगा सकते हैं। मैं बार बार इस गाड़ी को दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत ही तकलीफ वाली चीज है। और यूरोप में तो अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे शहर प्राइवेट कार्स को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। स्टॉकहोम जैसे शहर ने प्राइवेट कार्स ऑलमोस्ट बंद करवा दी है। सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, और बहुत फायदा हुआ है। वहाँ की एयर की क्वालिटी, वहाँ के लोगों की हेल्थ, वहाँ का जो सोशल सिस्टम है, वो इम्प्रूव हो रहा है। हमें हमारे देश में ये करने की जरूरत है। धीरे धीरे बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में तो आ सकते हैं, कम गाड़ी चला सकते हैं, कम फ्यूल जला सकते हैं। वी कैन चेंज थिंग्स। अब मैं जो एक टॉपिक ले रहा हूँ, वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में ले रहा हूँ।
जमीन के नीचे का पानी भारत में 80% लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है। और ऐसे कहते हैं कि जमीन के नीचे जो हमारा पीने का पानी है, अवेलेबल पानी है, उसमें से 97% पानी जमीन के नीचे है। 3% पानी केवल जमीन के ऊपर तालाब और नदियों में है। बहुत बड़ी क्वांटिटी का पानी जमीन के नीचे है और उसको हम खत्म कर रहे हैं। राजकोट का कुछ डेटा था मेरे पास में। 50 साल पहले 20 फुट पे पानी मिलता था राजकोट में, आज 2200 फुट पे मिलता है। और 2200 फुट पे जो पानी आता है वो गर्म पानी आता है। उसको स्विमिंग पूल की सारी जगह नहीं है राजकोट में, कुछ कुछ जगह है। कुछ स्विमिंग पूल जैसे ओपन टैंक बनाए जाते हैं जिसमें पानी को रात को भरा जाता है निकाल के, ताकि सारी रात वो ठंडा हो जाए और सवेरे उसको यूज किया जाता है। अहमदाबाद का एवरी ईयर पानी 80 फुट के आसपास ऑन एवरेज उतर रहा है। 2 साल में 150 फुट जितना उतर रहा है ये। कुछ जगह टीडीएस 1700-1800 है। सिलीगुड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी साथ में है, और जो पेरिलियन नदी है जिसमें बहुत पानी आता है, बहुत बड़ी नदी है वो, फिर भी सिलीगुड़ी के लोगों को बॉटल वाला पानी मंगाना पड़ता है पीने के लिए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं पानी के, रिसोर्सिस के, मिट्टी के, हवा के, वो हम बात करेंगे। अनीता जी, आपको लग रहा है कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए? बिकॉज ये जो रिसोर्सिस वाली बात है थोड़ी लंबी बात है, जी तो वो उसकी बात करें। जी लोकेंद्र जी, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच।
लुकेन जी, हम स्टार्ट करें फिर से? श्योर श्योर, डेफिनेटली। ठीक है, ओके सर। माफ कीजिएगा, सवेरे 6:30 बजे से बोलने की आदत नहीं है बहुत मुझे, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और 2 घंटे तक बोलने का। तो हम कुछ और बातें करते हैं, ठीक है? थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, आप सब भी जाग जाएंगे, मैं भी थोड़ा सा चार्ज हो जाऊंगा। बारिश बारिश की बातें करते हैं थोड़ी सी। अहमदाबाद में या बड़ौदा में कितनी बारिश गिरती है पता है किसी को? एवरेज एनुअल रेनफॉल जो कहते हैं वो कितनी है पता है आपको? कोई बता पाएगा? आइडिया सर? बोलिए बोलिए, कितना यशस्वी जी, कितना है? नहीं नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है वैसे कोई मुझे। बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक अलग तरह का टॉपिक है। नहीं सर, 800 टॉपिक आप 800 सही mm। ही छेड़ रहे हैं, क्योंकि सॉरी, ये जानना भी जरूर। टॉपिक आप सही ही छेड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो जरूरी है। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है या कुछ चेंज लाना है, तो इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू चेंज इट। सो नहीं बिल्कुल सही कह डेफिनेटली। रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ 9th स्टैंडर्ड में मुझे एक इक्वेशन सिखाया गया था, KMnO4 + H2SO4 = समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है? और वो आज तक, उसके बाद 30 सालों में मेरे को यूज नहीं हुआ है वो, ठीक है? और वो अकेला इक्वेशन नहीं था, ऐसे 25 दूसरे इक्वेशन थे जो हमें डंडे मार मार के बोला गया था याद रहना चाहिए। तो बहुत ही यूजलेस या काम नहीं आने वाले टॉपिक सिखाए गए थे। उसकी जगह मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा बहुत हमें जीवन जीने की कला, थोड़ा पर्यावरण, थोड़ा ये सब सिखाया होता तो शायद आज हमारा जीवन और पृथ्वी अच्छी होती। राजू भाई ने लिखा है 870 mm फॉर बड़ौदा, विच इज ट्रू। हम लोग 800 mm इस रीजन की बारिश, एवरेज एनुअल रेनफॉल गिनते हैं। और सिलीगुड़ी की कितनी होगी पता है नॉर्थ ईस्ट में? आप गूगल ना करें, ऐसे ही सोचे कितना होगा। अहमदाबाद से बहुत ज्यादा है, कितनी हो सकती है? सिलीगुड़ी जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो हिमालय के माउंटेन्स के फुटहिल्स पर है, वहां पे 4000 mm है, 5 गुनी ज्यादा है अहमदाबाद से, ठीक है? और उससे ही थोड़ा सा आगे चेरापूंजी है, जहां पे शायद भारत की सबसे ज्यादा बारिश गिरती है। बट चेरापूंजी में भी पानी की तकलीफ है, क्योंकि जो बारिश का पानी आता था ना, लोग भरते ही नहीं थे, बाल्टी भी नहीं भरते, टंकी भरने की दूर की बात। तो जब बारिश नहीं आती तब पानी नहीं, क्योंकि माउंटेन है, सारा पानी बह जाता है। सिलीगुड़ी में भी 4000 mm बारिश गिरती है, लेकिन वहां पे भी पानी का प्रॉब्लम है। ये जब मैं सब देखा, सब समझा, तब मेरे को बड़ा आश्चर्य हो कि ऐसा क्यों है। तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और एक ग्रुप ने हिमालय में बेयर फीट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बनाए। तो वहां की जो गांव की महिलाएं हैं, जिनके पास पहनने को जूते भी नहीं हैं, उनको हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में बताया गया। तो वो वेबिनार्स में, सेमिनार्स में आके लेटराइट स्टोन क्या है, दूसरा स्टोन क्या है, वो सब बताने लगी। उसके बारे में मैंने पढ़ा तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरे को लगा यार, मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, फिर भी मुझे हाइड्रोजियोलॉजी नहीं आती। और ये गांव की महिलाएं जो नंगे पांव घूमती है, साड़ी पहन के, ट्रेडिशनल लेडीज हैं, वो हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में जानती हैं। तो मैंने हाइड्रोजियोलॉजी स्टडी करनी स्टार्ट की, एंड प्रभु का आशीर्वाद था कि कुछ टाइम बाद में जिस जनाब ने वो हिमालय की लेडीज को ये सिखाया था, वो हमें मिले, और वो आज हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए। वो भुज में ही बैठे हैं। तो उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया, समझ, और तब मेरे को एक रियलाइज हुआ कि अहमदाबाद में बहुत बारिश गिरती है। 800 mm बारिश नॉर्मल एवरेज है, कई बार तो 1200 mm गिरती है। और अब सोचिए कि नेचर क्या करता है। नेचर समुद्र के खारे पानी को इवोपरेट करता है, बादलों में उसको भर के, बादलों को लाके हमारे घर की छत पे वो पानी डालता है। हमारी घर की छत पे, हमारे रास्ते पे, हमारे सोसाइटी के कंपाउंड पे, हमारे पूरे शहर पे करोड़ों लीटर बारिश डालता है। और हमारे प्लानिंग प्रोफेशन ने उसको स्टॉर्म वाटर नाम दिया।
झिरमिर रोमांटिक बारिश होती ना तो भी उसको हम स्टॉर्म वाटर बोलते हैं। और स्टॉर्म वाटर कह के उस पानी को तुरंत नाले में डाल के, नाले में से नदी में डाल के बहुत जल्दी समुद्र में वापस फेंक देते हैं। मतलब प्रकृति या प्रभु या डिविनिटी जो भी कहो, वो जो पानी को, खारे पानी को फिल्टर करके ऑलमोस्ट 0 TDS वाला पानी लाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे छत पे डालते हैं, उसको हम बचा नहीं पाते। दैट वाज माय रियलाइजेशन। आई रियलाइज कि यार हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। एंड वी स्टार्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमको, हाँ, सिलीगुड़ी का पानी, ठीक है। तो ये जो इश्यूज होने लगे, इससे हमको समझ में आया कि प्रकृति तो सारा कुछ दे रही है, हम ले नहीं रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। और हमने अहमदाबाद में स्टार्ट किया। और ये चैरिटी वर्क, मतलब इसमें कोई पैसा लेने का नहीं। और बिकॉज एक रियलाइजेशन दूसरा ये भी हुआ था कि जो नॉलेज है, वो नॉलेज को बेचा जा रहा है एज अ कंसल्टेंसी। और जब नॉलेज बिकती है तो उसके बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन नॉलेज के पैसे मिलते रहे, इसलिए उस नॉलेज को सबको नहीं बताना चाहिए, तो नॉलेज को हिडन रखी गई। तो शायद बरसों पहले गांव के हर एक इंसान को पता था कि तालाब में पानी कहाँ से आता है, कितना पानी आने से किस तरह से जीना है। मोस्टली सारे अच्छे घरों के अंदर टंकी बनी हुई थी जिसमें पानी आता था, तो लोगों को पता था इतनी बारिश गिरी, अब की बार ऐसे नहाएंगे। बोले अब की बार आधा बाल्टी पानी से नहा लेना। मेरे को याद है मेरे दादाजी जब हम लोग राजस्थान गए थे, वो नहा के आए। एंड व्हेन ही केम इनसाइड, क्योंकि बाथरूम और टॉयलेट घर के थोड़ा बाहर होते थे, जब वो अंदर आए तो उन्होंने चिल्ला के कहा, अरे मैं नहा लिया हूँ लेकिन बाल्टी में अभी भी पानी है, दूसरा कोई जाके नहा ले, वो पानी गिराए नहीं। तो दैट वाज द सेंसिटिविटी, वो शायद हमारी चली गई है। तो ये सब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जब आने लगती है ना, तब अपने आप राइट एक्शंस, राइट काम होने लगते हैं। तो जो मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रिसोर्सिस की बात कर रहा हूँ, वो हमने ये रियलाइज किया कि नहीं यार, हमारे पास तो प्रकृति तो सब कुछ दे रही है, शायद हम उसको बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। तो आज जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये जो कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, ये वो बैलेंस को शहरों में लाने की बात है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अभी इन दिनों बातें करें तो पृथ्वी के 3 या 4% जमीन पर ही शहर बसे हुए हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी के 3 या 4% जगह पर ही शहर बसे हैं। और इन शहरों में बिटवीन 55 to 60% ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। जब ये 50% से थोड़ी ऊपर थी, तब का डेटा ऐसा कहता है कि पृथ्वी का 70 to 80% इकोलॉजिकल फुटप्रिंट शहरों से निकलता था। शहरों की 3% जमीन से 70-80% इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आता है। और ये कर रहे हैं 55% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली। मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा फुटप्रिंट कर रही है शहरों की। तो हमने सोचा चलो शहरों पे काम करते हैं। शहरों को ही अगर सुधार लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि सारे सीईओज, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे पॉलिटिशियन शहर में रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा शहरों में है। और शहरों में ही फिलोसफी के मन्ने सू, मेरे बाप का क्या जाता है, वो फिलोसफी शहरों में ही। तो उसी फिलोसफी को अगर बदलें तो शायद ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अच्छी बड़ी गाड़ी चलाने वाले, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले मिडिल इनकम या अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो अगर हम समझ जाएं कि नहीं, कुछ चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, हम अभी भी गाड़ी में घूमेंगे, शायद अभी भी एसी वाले घर में रहेंगे, बट ये थोड़ी बहुत चीजें करने लगते हैं तो शायद सुधर जाएगा। और इसको हेल्थ से रिलेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज इफेक्टिंग आवर हेल्थ। ये जब प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको अहमदाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाए थे। ये सारी चीजें हमें बीमार कर रही है।
सब एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के तो जाएंगे ही, ना नहीं है, बट तड़पते हुए, बिलखते हुए, तकलीफ पाते हुए क्यों जाएं, है ना, खुशी खुशी चले जाएं। तो दैट डिक्रीजिंग द मॉर्बिडिटी, कि आप पलंग पे या तकलीफ में या हॉस्पिटल में कितने दिन है वो कम करना है। सो दैट इज द होल आइडिया जिसके ऊपर आज हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं सोचा कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के मर्म को समझे कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं ना। ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम जी रहे हैं उसको हम हेल्दी क्यों नहीं बना सकते। और कुर्ग जाके मेरे को लगा नहीं बना सकते हैं डेफिनेटली। कुर्ग के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कुछ लोग अगर किसी को अपने स्क्रीन वीडियो कैमरा ऑन करने तो कर सकते हैं, अभी अपन स्लाइड शो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। कुर्ग भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे बंदूक रखने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। मतलब ट्रेडिशनली उनको अलाउड है कि आप बंदूक रख सकते हैं, तो दे कैन ऑफिशियली कीप अ गन विदाउट लाइसेंस। दैट इज द ओनली कंट्री इन द सिटी इन द कंट्री। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और जब शादी होती है तो बेटी जब लड़के के घर जाती है तो लड़के वालों को लिख के देना पड़ता है कि इतनी प्रॉपर्टी लड़की के नाम है। मैं केवल कुछ विचार बता रहा हूं जिस विचार से हमारी समाज को बदला जा सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब। कुर्ग में भी हो रहा है, शायद शिलोंग में भी हो रहा है। शिलोंग थोड़ी सी बदल गई, पहले जितना अच्छा नहीं रहा। अभी मैंने लास्ट डेटा देखा तो बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए हैं शिलोंग में। शिलोंग बहुत हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जब मैं गया था ऑलमोस्ट 30 साल पहले, तब तो टैक्सी लेना भी बड़ा मुश्किल था। कैन वी मेक आवर सिटीज बेटर? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। कैन वी मेक आवर कार स्मॉलर? can we decrease the pollution? Can we stop using pesticides? हम दूसरे के जीने के हक को मान सकते हैं। सब चीज मेरे को याद है, जब बच्चे थे ना तो कीड़ा आता था तो हम उसको कुचल देते थे, एंड उसको कुचल के मार देते थे तो कोई ये नहीं बोलता था क्यों मार रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते थे कि कीड़ा है, कुचल दे कुचल दे। तो वो बचपन से शायद एक इम्बाइब हो गया है कि ये जो कमजोर जानवर है उसको हम बहुत इजीली मार सकते हैं, और उनको मारने में भी डिडंट रियलाइज दैट वी विल एंड अप किलिंग आवरसेल्व्स आल्सो। कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कि अभी श्राद्ध का टाइम गया तो कौवे नहीं दिखाई दिए लोगों को, तो बोले कौवे बहुत कम हो गए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस कौवे क्यों कम हो सकते हैं। प्रकृति में हमारे शहरों में हमको मरी हुई चिड़िया नहीं दिखाई देती बहुत ज्यादा। बहुत सारे बर्ड्स हैं, बट आप रास्ते चलते तो आपको डेड बर्ड्स नहीं दिखाई देते हैं। उसका कारण है कि प्रकृति ने मैकेनिज्म बना के रखा है। जैसे ही चिड़िया मरी या चूहा मरा या कुछ मरा, उसको खाने के लिए, उठा के ले जाने के लिए 5 जानवर तैयार हैं। कौवा है, बिल्ली है, कुत्ता है, वो सब तैयार बैठे हैं। वो ले जाएंगे, वो खाएंगे। उसके जो पंख गिरेंगे उनको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, टर्माइट्स सब बैठे हैं। तो नेचर है सिस्टम जहां पे एनीथिंग विच इज लिविंग, once it stops living, nature converts it back to soil. अब शहर में हम साफ सफाई रखने लगे, जैसे कुछ मरा उसको हटा दिया जाता है, उसको उठा के कहीं एक सेफ जगह पे डाल दिया जाता है। तो जो मांसाहारी पक्षी हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जैसे शहरों में वल्चर्स नहीं दिखाई देते हैं ना, तो वी आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल साइकिल। उसको डिस्टर्ब करने की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से करें तो कम डिस्टर्बेंस होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पे भी डेड एनिमल पड़ा उसको रहने दें, ऐसा नहीं कह रहा, बट एक नेचुरल प्रोसेस की जगह रखनी चाहिए शहरों में भी, कि यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस होंगे, यहाँ पे प्लांटेशन होने दीजिए। ये जो अर्बन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट में तो डेड एनिमल डेड होता है तो पड़ा रहता है वहां पे, हम तो नहीं रहने देते। तो we need actually ecological species very close to cities where ecological processes होते रहें। इसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो हम बात करते हैं, फिर मैं पानी के और रिसोर्स के ऊपर जाता हूँ। बिकॉज मैं आई रियलाइज कर रहा था कि मैं
बोले जा रहा हूँ, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यशस्वी जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे वो सॉरी, मैं वो पॉइंट बताना चाह रही थी और पूछना भी चाह रही थी कि मेरी वाटर लिलीज में जो हो मतलब प्रॉब्लम आई थी, एक ऐसे फ्लाइज टाइप क्रिएट हो गए थे। तो मैं उनको मारने के लिए कहीं से पेस्टिसाइड लाई, लेकिन मेरे दिल ने उसकी परमिशन नहीं दी मुझे यूज करने की। तो मैंने सोचा कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। तो पता नहीं क्यों दिमाग से ये आया कि टर्मरिक, कैस्टर ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल का मैं डाल के देखूं। तो कल मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो फ्लाइज जैसा कुछ था वो मर गया, लेकिन मछलियां मेरी इंटैक्ट है। तो इतनी खुशी हो रही थी, सच बताऊं मैं आपको। तो पता नहीं वो कहाँ से आया, शायद नेचर हम में वो नॉलेज रखती भी है, लेकिन हम ये वो बात है। देख नहीं पाते। लेकिन जब हम सेंसिटाइज हो जाते हैं शायद से, तो वो उभर के नॉलेज अंदर से ही शायद सही आता होगा। ये मेरा एक अनुभव है छोटा सा। सही सही और बात है। मुझे समझ नहीं आया है जो टेक्निकली, वो मैं आपको पूछना चाह रही थी कि उन पे नहीं असर हुई मछलियों पे, लेकिन उन पे हो गई। तो ये कैसे, मतलब क्या होता है, नेचर का क्या है ये जादू? मुझे नहीं पता मछलियों के बारे में, ऑनेस्टली। मैं अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी फिलहाल ओके। मुझे मछलियों का ज्ञान नहीं है। तो फ्यूचर में शायद आपको इसके बारे में बता पाऊंगा, ऑनेस्टली। नीता जी, थैंक आप यू। कुछ कहना चाहते हैं? नीता जी का हैंड रेज है। जी जी। सर, ये यशस्वी जी ने बोला ना कि वो पौधों पे कीड़े लगते हैं, तो उनके लिए नीम ऑयल का भी कुछ यूज करके उसको भी यूज कर सकते हैं ना? तो अगर आप इसकी कोई विधि जानते हैं तो आप प्लीज बताइए। कल हम जब नीता जी वेलनेस गार्डन की बात करेंगे ना, तो प्लांट्स के बारे में खूब बातें करेंगे। तो अच्छा। मैं प्लांट्स के बारे में सब ले लूंगा। ठीक है, आज हम बड़े एनवायरनमेंट की इश्यूज को लेके चल रहे हैं। ओके। वो बड़े ओके, थैंक यू। एनवायरनमेंट की इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। कल मैं ये आपको जरूर बताऊंगा, मेरे पास उसके पूरे थैंक यू। प्रोसेस बने हुए हैं। वो मैं ग्रुप में शेयर भी ओके। करूंगा डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू। मिलिंद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये कहना था सर, आपने जो बात है वाटर हार्वेस्टिंग, हमारे एक रिलेटिव रहते थे खंभात में, तो उनके खंभात में हर एक घर में ये था वाटर हार्वेस्टिंग, खड्डा रखते थे और पूरा चौमासा में पानी भरते थे ना, और थ्रू आउट द ईयर दे यूज दैट वाटर बिकॉज वहाँ पानी शायद खारा था। पर आपने पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि चेरापूंजी जहाँ भी पानी बहुत है, तो इंडिया में जहां जहां भी पानी बहुत बरस रहा है, उसको स्टोर करने के लिए कोई बड़े बड़े पैमाने में भी, बड़े स्केल पे कुछ कर सकते हैं क्या? लेक बेक का पानी स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वाटर इज द स्केयर रिसोर्स। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ मिलिंद भाई, मैं बताऊंगा जब हम थोड़ा रेन वाटर का डिस्कशन करेंगे ना, हार्वेस्टिंग का, तब मैं डेफिनेटली आपके then प्रश्न it का can जवाब be देना चाहूंगा। transferred to then it can be transferred to some other city also through railway or something like हाँ, ऐसा। अगर आप मैं नहीं जवाब देना भूल जाऊं सपोज, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, लेकिन मैं जब रेन वाटर पे आऊंगा तो पक्का आपके प्रश्न का। राजू ठीक। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपके मैं एक पॉइंट कहता हूँ, जब आपको समय मिले तो कहना। जैसे अभी हम विश्वामित्री नदी के लिए काम कर रहे, तो 2-3 जगह वन कवच बनाए, यानी उसमें 17,000 पेड़ गवर्नमेंट ने बोल रहा है। और अभी कहीं कहीं हम सिटी में मियावाकी सिस्टम से बना रहे। तो आप जो नेचुरल, जो अभी अर्बन फॉरेस्ट के बारे में, जो पशु पंखी के बारे में बात की, उसके लिए उसमें हमें क्या करना चाहिए वो आप बताना, तो मैं हमारे जो ग्रुप है उसमें वो चीज इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। मैं समझा नहीं, आप जैसे आपने बोला, जैसे गिलहरी मर गई, एक फॉरेस्ट है, जैसे गिलहरी वहां मरी या कौवा मरा, तो हमने कहा ना कि हम उठा के फेंक देते। आप कहते वो नेचुरल प्रोसेस है। जैसे एक चीज मरी तो 5 है कि वो उठा ले रहे, बैक्टीरिया है। तो जो हम वन कवच और ये मियावाकी सिस्टम, जो अर्बन फॉरेस्ट वाली बात हो रही है, उसमें ये सारी चीज मैं विजिट कर रहा हूँ, लेकिन आपने कहा ऐसे सब उठा लेते हैं, वो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं होते। तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। अच्छा देखिए, मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर अर्बन फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो जी। अर्बन फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। वो केवल पेड़ लगाने से फॉरेस्ट नहीं बन जाता है। और उस अर्बन फॉरेस्ट में ह्यूमन बींग्स का जाना नहीं होना चाहिए।
नॉर्मली कोई भी अर्बन फॉरेस्ट काफी बड़ा होना चाहिए, 5-7 एकड़ से बड़ा होना चाहिए। ये छोटे छोटे पैच में जब हम पेड़ लगा के अर्बन फॉरेस्ट बोलते हैं तो वो फॉरेस्ट नहीं होते हैं, वो खाली ग्रीन पैच होते हैं। तो एक तो हमें ये समझने की जरूरत है। दूसरा, ये जो आप छोटे छोटे डेड एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनको ऐसे अर्बन फॉरेस्ट के पैचेस में रखे जा सकते हैं कि वहीं पे वो जो भी दूसरे पर पक्षी एनिमल्स हैं वो उनको आके खा सकते हैं। ठीक है, उनको ठीक। आप शायद वहां पे गाय भैंस नहीं रख सकते, लेकिन पहले गाँव में तो आप देखिए कि गाँव के बाहर एक ऐसा पोर्शन होता जहाँ पे मरे हुए जानवर को रख दिया जाता था। तो वहां पे जी। रेगुलरली गेंद कौवे वगैरह आके वहां पे उनको खा के जाते थे। अगर वो जो गायों का भैंसों का स्किन निकालने वाले भी जो लोग थे, वो बचा खुचा भी जानवर को क्लीन करने के बाद जो बचा खुचा उनका बॉडी का पार्ट है वो भी वहां रख देते थे। इनफैक्ट द बोर इंडस्ट्री जब पूरा निकालने के बाद जो बोन्स होती है उसको ऐसी जगह रख देती है, तो उसको बर्ड्स वगैरह आके पूरा क्लीन कर देते हैं, एंड फिर वो बोन्स को ले जाके कैल्शियम इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। तो ये प्रोसेसेस ट्रेडिशनली थे हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं थे। हमने इन प्रोसेसेस को एकदम बंद कर दिया है बिकॉज थोड़े अनकंफर्टेबल प्रोसेसेस है ना, अच्छा नहीं लगता। कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ तो देख के अच्छा नहीं लगता। तो विजुअल कंसिडरेशन से हमने हमारे सिटीज को अलग तरह से डिजाइन कर लिया, और वो चेंज करने की जरूरत है। हमें हमें थोड़ा नेचुरल प्रोसेसेस को समझ के ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पे ये डेड एनिमल्स को आप रख सकें, जैसे गिलहरी, चूहा, कौवा, बर्ड्स वगैरह। उनको तो एक छोटा सा ट्रे जैसा भी रख दे कहीं पेड़ के ऊपर, तो उस पे भी डाल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, जमीन पे। ये सर हम लोग अभी 4 दिन से शुरू किया है। हमारे पास 60 एकड़ जमीन है पावागढ़ में। तो वहाँ फॉरेस्ट और प्राकृतिक यूनिवर्सिटी में हम सारी चीज बोने का अभी शुरू किया है। तो उसमें हम लोग ये जो आप कह रहे हो वो चीज का हम एक एरिया रख दे जैसे, तो उसके बारे में आप बताना। तो हम उस एरिया को मार्क करके वहाँ यूनिवर्सिटी है तो विद्यार्थियों को भी पता लगेगा और आने वाले गेस्ट भी समझेंगे कि ये क्यों रखा गया है, ये चीज क्यों बनाई। डेफिनेटली, डेफिनेटली राजू भाई, ठीक है ना। तो जी ये सर। जो मैं बता रहा हूँ वो यही बता रहा था कि नेचुरल प्रोसेसेस के लिए प्रोविजन रखना चाहिए। हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे उस टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, भारत का वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 80% पूरा देश जमीन के नीचे के पानी पे निभता है। बारिश का पानी अगर हमें स्टोर करना होता है तो हमें टंकी बनानी पड़ती है या तालाब बनाना पड़ता है। टंकी जब बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 लीटर के 10 रुपए जितना कॉस्ट लगता है। अगर आपने 10,000 लीटर की टंकी बनाई तो उसका 1 लाख रुपया लग जाएगा। तो जमीन के नीचे टंकी बनानी बड़ी एक्सपेंसिव चीज है। लेक बनाते तो उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए। ठीक है, और लेक में जब इनिशियली पानी डालते हैं तो वो पानी सारा जमीन में धीरे धीरे उतरता है। 8-10 साल बाद में लेक के बॉटम में क्ले और फाइन पार्टिकल्स का लेयर जमता है, फिर पानी उतरना कम हो जाता है। लेकिन अपने पास पृथ्वी में एक बहुत बड़ी वाटर टैंक है, नेचुरल वाटर टैंक है, जो जमीन के नीचे है, जहां पे हम पूरा पानी रख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि द बिगेस्ट वाटर स्टोरेज अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इज बिलो ग्राउंड। अगर जमीन के नीचे हमने पानी उतार दिया तो हमारे कोई कॉस्ट नहीं है, और वो पानी बरसों बरस रहता है, वो पानी इवोपरेट भी नहीं होता। और पानी जब जमीन के थ्रू फिल्टर होके जाता है तो पॉल्यूटेड पानी भी क्लीन हो जाता है। और जमीन के नीचे जो पानी है उसको ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं मिलती है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होती है। इसलिए ग्राउंड वाटर इज अ वेरी सेफ वाटर। जब भारत में अपन हैंडपंप की प्रथा थी तो आप याद कीजिए कि हैंडपंप का पानी डायरेक्ट पिया जाता था। उस पानी को कभी कोई फिल्टर नहीं करता था, हैंडपंप चलता था, लोग उससे बर्तन भरते थे या डायरेक्टली हाथ रख के पानी पी लेते थे। तो आज भी जमीन के नीचे का पानी काफी अच्छा है। तो जमीन के नीचे के पानी का संवर्धन, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जमीन के नीचे 97% ड्रिंकिंग वाटर है, ऐसा मैंने कहा कि डेटा बताता है।
और 3% जमीन पर। तो आप सोचिए, आपका भाखरा नंगल डैम, आपका नर्मदा सिंचाई योजना, आपकी इंदिरा गांधी चैनल जो राजस्थान में है, ये सब बाकी सारी नदियां मिला के आप 30 से मल्टीप्लाई करें, उतना सारा पानी जमीन के नीचे है। इसलिए कुछ देशों ने बड़े डैम बनाने बंद कर रहे हैं अभी। वो बोल रहे हैं छोटे छोटे डैम बनाइए, चेक डैम की जैसे, ताकि पानी सब जगह जाए और सब जगह जमीन में उतरे। ये पुरानी बात है, 2018 या 2017 में नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ने बताया था कि बहुत बुरे हाल होने वाले हैं भारत के। उस टाइम का मेरे को डेटा याद है कि चेन्नई शहर में एक साल अगर फ्लड आया, 8-8, 10-10 फुट पानी कहीं भर जाता था, तो नेक्स्ट ईयर उसी शहर में पीने का पानी नहीं होता था। ये बहुत सारे शहरों की हालत थी कि फ्लड्स भी हो रहे हैं और अकाल भी पड़ रहा है। अकाल इन सेंस कि पीने की पानी नहीं था, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर पे रह रहे थे। सो जब थोड़ी चैलेंजेस आई तो इंडिया वोक अप, इंडिया जाग गया और इंडिया में काम होने लगा। आज बहुत सारे एनजीओज बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। कच्छ में एक एनजीओ है जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और उनका मैं अभी जाके आया तो उन्होंने बताया एक जगह पानी का टीडीएस 7,000 टीडीएस था। मतलब 7,000 टीडीएस का पानी आप आपके पौधों को भी नहीं दे सकते। वो पानी कोई काम का नहीं है। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, 1.5-2 साल में उन्होंने उस जगह के पानी को 7,000 से कुछ 1,700 या 1,200 के बीच में कहीं पे ला के रख दिया। अहमदाबाद में हम लोग ये खंबाती कुएं की टेक्निक करते हैं, जिसमें एक कुआं बनाया जाता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देता है, और ये मैनुअली खुद आ जाता है। इनको जो बनाने वाले लोग हैं, ये ट्रेडिशनली बरसों से कुएं बनाते थे। तो ये खोदते हैं और फिर इस तरह से हनी कॉम्बिंग वाला ब्रिक लाइनिंग करते हैं, और फिर इसमें बारिश का पानी डाला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अहमदाबाद शहर की जियोलॉजी में 18 या 20-25 फुट के बाद में सैंड आ जाती है हमारे पास। सैंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इस कुएं को मैं 12 फुट डायमीटर और 30 फुट गहरा बनाता हूं, तो ये कुआं अप्रोक्सीमेटली 70-80 हजार लीटर पानी एवरी आवर पी जाता है। हर घंटे में 70-80 हजार लीटर पानी पी जाता है ये। अगर मैं इसको 25 फुट डायमीटर का बनाता हूं और 30 फुट गहरा बनाता हूं, तो ये कुआं 1.5 से 2 लाख लीटर पानी 1 घंटे में पी जाता है। इतनी प्यासी है हमारी धरती अहमदाबाद की। इससे फायदा ये हुआ कि फ्लड को हम मैनेज कर पाए। जिस सोसाइटी में बारिश में पानी भर जाता था, तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया और पानी भी नीचे उतर गया। तो ऐसा हमने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। जो रिवर्स बोर का काम था, उसकी जगह ये ज्यादा काम अच्छा करता है। 3 टेक्निक से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। एक, छत का पानी जो एकदम साफ पानी है, आपकी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग बोरवेल है, तो एग्जिस्टिंग बोरवेल में छत के पानी को आप एक छोटा सा 3,000 रुपए का फिल्टर ऑनलाइन लगा के उसको एग्जिस्टिंग बोरवेल में उतार सकते हैं। फायदा ये होगा कि आपके बोरवेल का जो पानी का टीडीएस है वो धीरे धीरे हर साल घटता जाएगा। आपके बोरवेल के पानी के लेवल बढ़ते रहेंगे, आपका बोरवेल फेल नहीं होगा, और हो सकता है 5-7 साल बाद में आपके बोरवेल का पानी इतना मीठा हो जाए कि आपको आरओ फिल्टर ना यूज करना पड़े। ये एक्चुअली हो रहा है। तो आप में से जो कोई चाहता है कि आपकी सोसाइटी में आपके छत के पानी को बोर में उतारना है, वो मुझे आप ग्रुप में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हर एक सोसाइटी, हर एक घर अपना छत पे गिरा हुआ पानी बचाए। तो आप ये कर सकते हैं, उस पानी को आप स्टोर करके पी भी सकते हैं। और ये खंबाती कुएं का भी टेक्निक है जो बड़ौदा में भी काफी कामयाब रहेगा। बड़ौदा की जियोलॉजी में खंबाती कुआं काम करेगा। राजकोट में खंबाती कुआं नहीं बन सकता, बट बड़ौदा में बन सकता है, अहमदाबाद में बन सकता है, महसाणा में बन सकता है। एक सोसाइटी है नंदनबाग, जहां पे 2021 में हमने 8 खंबाती कुएं बनवाए थे। तब वहां का टीडीएस 1700 था, मतलब काफी हाई टीडीएस था। अब की बार हमने बारिश के पहले जून में जब चेक किया टीडीएस, तो 1300 हो चुका था।
2 साल में ये 400 पॉइंट टीडीएस गिर गया। अभी हम लोग वापस टेस्ट करने वाले हैं इस अक्टूबर के एंड में या नवंबर के बिगनिंग में, तो मेरे को लगता है कि 1300 का भी कम हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अपने जमीन के नीचे का पानी हम कितना जल्दी ड्रिंकेबल और बेटर क्वालिटी कर सकते हैं। हमें जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनको पूछने की जरूरत है कि भैया आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना कर रहे हैं, कितना पानी जमीन में उतर रहा है, यहाँ का टीडीएस कितना है। अगर टीडीएस कम होता है तो आपका हेल्थ फैक्टर बहुत इंप्रूव हो जाता है, बाल कम गिरेंगे, स्किन अच्छी रहेगी और पेड़ पौधे भी अच्छे रहेंगे। और बारिश का पानी जो आता है वो ऑलमोस्ट 5 टीडीएस जितना होता है। उस पानी को जब आप जमीन में उतारते हैं तो पुराना जो हैवी वाटर है उसको वो सॉफ्ट कर देता है। अहमदाबाद जो आज जमीन के नीचे पानी निकाल रहा है वो 700-800 फुट पे निकाल रहे हैं हम लोग पानी। ये पानी हम ऐसा मान रहे हैं कि 1 लाख साल पुराना होगा। ये पानी अभी का नहीं है। तो हम एक्चुअली माइनिंग कर रहे हैं, जैसे सोना चांदी माइनिंग किया जाता है वैसे पानी को माइनिंग कर रहे हैं, हम इतने नीचे से निकाल रहे हैं। हमें वो नहीं करना है, क्यों अहमदाबाद में भी काफी जगह जमीन बैठी जा रही है। स्पेस रिसर्च, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की कुछ स्टडी है जो बता रही कि अहमदाबाद की जमीन भी धंस रही है। जो उत्तरांचल में हुआ कि जमीन बैठ रही है बिकॉज जमीन के नीचे का पानी निकाल लिया गया। जो रेत के कण के बीच में थोड़ा बहुत पानी था वो पानी को हम निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तो रेत के कणों के बीच में जगह हो जाती है। जगह होने से रेत बैठ जाती है, मिट्टी बैठ जाती है। और जब मिट्टी बैठेगी तो उसका असर ऊपर तक आएगा। तो ये पानी को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। ये मैं एक रिसोर्स की बात कर रहा हूं, मैंने हवा की भी बात की और टॉक्सिसिटी की भी बात की। ये हमारे नेचुरल कॉमन रिसोर्सेज सबके लिए हैं, इन्हें हम खत्म नहीं कर सकते। ये जो बातें कर रहा हूं मैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आया था। मैं कुछ सालों पहले ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की जैसा राम झूला है उस पे मैं खड़ा था और ये गंगा नदी को देख रहा था। और तब मुझे एक विचार आया कि प्रकृति को मेगा प्रोजेक्ट से हमारे पैसे नहीं चाहिए, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है और जीने का तरीका अगर हम बदलें तो शायद प्रकृति बहुत खुश रहेगी। और जैसे किसी ने कहा कि अपने आप उनके मन में विचार आए कि हम ये करें, हमको पूरे नॉलेज अपने आप मिलते रहेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये ऐसा काम किया है ऑलरेडी। अपने घर के सिवाय की जगह में उन्होंने पेड़ उगाए हैं और उसके लिए उन्होंने कोई पावर ड्रेसिंग नहीं की है। बहुत बढ़िया काम किया है। अब देखिए ये लोग they can be our inspiration for making this earth better. पेड़ लगाइए आपके घर के आसपास, आप जहां पे रहते हैं उसकी जवाबदारी लीजिए। आप ये कीजिए कि जहां पे आप रहते हैं आपके रहने की खुशबू, अच्छाई 50 मीटर के रेडियस में तो जाए, है ना। अपने कपड़े संभल के खरीदिए। आज 60% से ज्यादा क्लॉथिंग, कपड़े पहनने के कपड़े प्लास्टिक के हो गए। अगर आप डिकैथलॉन जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट टाइम जाएं तो देखना, डिकैथलॉन या स्पोर्ट्स वाली कोई दुकान की ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के हैं। ये जो भी आपको कपड़े दिख रहे हैं ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर है और अलग अलग तरह के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ये। इसीलिए आपकी वॉशिंग मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन माइक्रो प्लास्टिक का सबसे बड़ा सोर्स है। अभी जो प्लास्टिक की थैली और स्ट्रॉ के लिए लड़ रहे हैं, हमें एक्चुअली हमारी वॉशिंग मशीन के लिए लड़ने की जरूरत है। हमारी वॉशिंग मशीन में प्लास्टिक वाले कपड़े कम से कम जाएं। मुझे पता है अगर किसी का अंडरगारमेंट है तो अंडरवेयर अगर कॉटन का है
तो शायद उसमें इलास्टिक लगा होगा। एक्चुअली आज जो अंडरवेयर आते हैं उसमें काफी ज्यादा प्लास्टिक है। आप सोचिए, कोई भी इलास्टिसिटी वाला कपड़ा 100% नेचुरल नहीं हो सकता। टी शर्ट्स 100% नेचुरल नहीं हो सकती। जो है उसको पहन लीजिए, जब नहीं लें तब आप देखिए कि आप कोशिश करें कि आपका कपड़ा ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फाइबर का हो। अगर नेचुरल फाइबर के माइक्रो पीसीज वॉशिंग मशीन से ड्रेन में जाते हैं, जमीन में जाते हैं, तो काफी जल्दी से वो डिग्रेड हो जाएंगे, जबकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होने वाला। कल एक कंपोस्टिंग की बात मैं कहना भूल गया था। ये कंपोस्ट बिन आप ऐसा घर में बना सकते हैं। ये हमने प्लांटर के जो प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं उसमें से बनाया है, और उसमें हमने साइड में छेद किए हैं, बॉटम में भी छेद है, और एक नीचे ट्रे रखते हैं, एक ऊपर रखते हैं। तो ये एक कंपोस्ट बिन हो गया जिसमें साइड में छेद हो, बॉटम में छेद हो, ऊपर एक ट्रे हो, नीचे एक ट्रे हो। उसमें आप किचन वेस्ट डालिए, नीचे पहले न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा रखिए, उसके ऊपर किचन वेस्ट डालिए, और उसके ऊपर गार्डन की मिट्टी बुरका दीजिए, थोड़ी सी, 1 मुट्ठी। और ये गार्डन की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, गीली ना हो। और फिर आप इसको ढक्कन बंद करके रख दीजिए। कंपोस्टिंग इतना आसान है। दूसरे दिन फिर जो किचन में वेस्ट बना फिर उसको डालिए, फिर 1 मुट्ठी मिट्टी डालिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे 3-4 दिन हो जाए, उसके बाद में एक लकड़ी की डंडी लेके अंदर जो कचरा है उसको आप हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। क्योंकि कंपोस्टिंग को एरेशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम एरोबिक कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं। इस एरोबिक कंपोस्टिंग में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगा। तो ये जो कंपोस्टिंग है 25-30 दिन में इसमें से ऑलमोस्ट 80-90% आपकी खाद बन जाएगी। एक घर को 3 या 4 बिन्स चाहिए, तो उसमें आपका पूरा साइकिल हो जाएगा। एक बिन भर जाए, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए। जब तक तीसरा भरेगा तब तक पहले वाला कंपोस्ट हो चुका होगा। तो उसको फिर आप थोड़ा सा बाहर बिछा दें, थोड़ा हल्के से सूखने दें 2-4 घंटे। उसके बाद उसको छान ले। जो छना हुआ पार्ट है वो आपका कंपोस्ट है, और जो नहीं छन पाया है उसको आप वापस कंपोस्ट बिन में डाल दें। तो एक हम बिन रखते हैं जिसको हम जिद्दी बिन बोलते हैं, कंपोस्ट बिन की जगह उसको जिद्दी बिन बोलते हैं। तो आम की गुठली है, कुछ और दूसरी चीजें हैं, मूंगफली के छिलके हैं, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कंपोस्ट होने में, कंपोस्ट हो जाते हैं। वो जिद्दी बिन में डाल के रखते हैं, वो धीरे धीरे लंबे टाइम पे कंपोस्ट होते हैं। और ये कंपोस्ट करने के पहले हम इस तरह से सेपरेशन करते हैं हमारे वेस्ट का। 3 थैले लगा दिए। एक में क्लीन पेपर जाता है, जिसमें गत्ते के डब्बे, अमेजोन की पैकिंग सारी चली जाती है। दूसरे में सारा प्लास्टिक चला जाता है, जिसमें कोई भी प्लास्टिक की टूटी हुई चीजें, पुराना डब्बा है, कुछ भी है, पैकिंग मटेरियल, वो चला जाता है। और तीसरे में बाकी सारी चीजें, उसमें ग्लास, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चला जाता है। ये बहुत कम होता है घर में, प्लास्टिक और पेपर सबसे ज्यादा होता है। और हमने फिर रद्दी वालों से ढूंढ ढांड के एक ऐसे रद्दी वाले को ढूंढा है जो ये सारी चीज बड़ी खुशी खुशी ले जाता है। कुछ चीजों के लिए पैसे नहीं देता, कोई बात नहीं, वो ले जाके रैग पिकर्स को देता है, और रैग पिकर्स उसको रिसाइकलर्स को देते हैं। तो हमारे घर से जो डस्टबिन है उसमें प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जाता। और जो किचन वेस्ट है वो एक अलग डब्बे में जाता है जहाँ पे वो कंपोस्ट होता है। तो हमारा जो डस्टबिन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, ये सेग्रीगेशन के कारण। बहुत सिंपल सेग्रीगेशन है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और पर्यावरण को अच्छा बनाता है। हमने ये सोचा कि जो अहमदाबाद का लैंडफिल है, जिसको पिराना कहते हैं, हम उसको नहीं देंगे कुछ। प्रण ये था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है पिराना का हमें नहीं पता, और हम शायद कैपेबल नहीं है उसका सॉल्यूशन देने के लिए। बट हमारे घर को हम ऐसा कर सकेंगे कि पिराना को हमारा घर कुछ नहीं देगा। तो ये कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी थी जो किसी वजह से रह गई, तो मैं सोचा आज आपको इंक्लूड कर दूं। इस तरह का कंपोस्ट बनता है, बहुत बढ़िया कंपोस्ट बनता है जो हम लोग यूज करते हैं। और मैं प्रश्न लेता हूं थोड़ी देर बाद में, मैं अभी खत्म ही कर रहा हूं, थोड़ा सा ही है। बड़े इश्यूज की बात कर रहे हैं। इंडिया का पर कैपिटा एवरेज कार्बन फुटप्रिंट, मतलब हर एक इंसान के हिसाब में आने वाला कार्बन फुटप्रिंट
वो 1.9 मेट्रिक टन है। मतलब भारत का हर एक इंसान 1.9 मेट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है। दुनिया का एवरेज निकाला जाए तो 4 मेट्रिक टन है पर पर्सन, जो भारत का काफी कम है। डिजायरेबल 2 टन है। अगर ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान का कार्बन फुटप्रिंट 2 टन या उससे कम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना बंद हो जाएगा। फैक्ट ये है कि हमारी सोसाइटी में जो शायद हमारे काम करने वाले हैं, चौकीदार लोग हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप है, शायद उनका कार्बन फुटप्रिंट 1.9 मेट्रिक टन से भी बहुत कम होगा। क्योंकि जो एजुकेटेड, अर्बन एजुकेटेड वर्किंग इंडिविजुअल है इंडिया में, उनका कार्बन फुटप्रिंट अब मैंने कैलकुलेट किया तो 6 to 10 मेट्रिक टन है। मतलब ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा है। आप भी आपका कार्बन फुटप्रिंट इंटरनेट ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कीजिए, आपको एक आइडिया आएगा। कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उस पर लॉग इन करके आप आपके डेटा डालेंगे, वो आपको क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप कितना घूमते हैं, कितनी बिजली का यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप बताएंगे तो वो आपको कार्बन फुटप्रिंट बता देंगे। करना चाहिए अवेयर होने के लिए, ताकि हम सोच सके कि हम कहाँ कम करें। एक इंडिविजुअल फैमिली, भारत की मिडिल इनकम फैमिली की बात करें, अगर वो कंपोस्टिंग करती है, केवल अपने किचन वेस्ट को कंपोस्ट करती है, तो 13 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज को रोक सकती है, विच इज अ ह्यूज फिगर। इसमें मीथेन भी आ गया। मीथेन का मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है। तो 13 मेट्रिक टन अगर हम केवल कंपोस्टिंग से रोक सकते हैं तो कितनी बढ़िया बात है। सोलर पैनल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का फुटप्रिंट है उसको नलीफाई कर सकती है। और फॉसिल फ्यूल जो कार में हम जलाते हैं, इनको अगर हम कर देते हैं तो हम वो भी एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अगर ये 3 चीजें आप करें, प्लेन में ट्रेवलिंग कम कर दें, तो आप कार्बन न्यूट्रल फैमिली बन सकती है। मतलब आप 0 कार्बन फुटप्रिंट वाली फैमिली बन सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है और करना चाहिए। और हम अगर टॉक्सिन यूज करना बंद कर दें, नेचुरल रिसोर्स, हम ये जवाबदारी लें कि मेरे कंपाउंड में, मेरी छत पे जो पानी गिर रहा है उसको मैं जमीन में उतारूंगी, तो शायद बहुत इजीली हमारे शहर, हमारी दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है। बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कुछ हैंड रेज थे तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ 2 हैंड रेज थे। शिल्पी जी, आप कुछ राजू कहना भाई, चाहती हैं? सॉरी, अनीता जी आप लीजिए प्लीज। हाँ राजू भाई, आपका हैंड रेज है। नहीं, मैंने उसी समय बात कर लिया है, यानी अब मुझे नहीं पता। ठीक ओके, है, थैंक यू। ठीक है। शिल्पी जी। जी सर, अभी आपने, नमस्ते सर, अभी आपने बताया कंपोस्ट करने वाली बात, जो गमले में हम कर सकते हैं। इसको हमें घर के अंदर रखना चाहिए, घर के बाहर जो बालकनी है वहां ओपन में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था कि मेरी सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस थी, और सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस में कंपोस्टिंग एक चैलेंजिंग चीज है, फिर भी मैंने की थी। इनिशियली मेरे स्टाफ और मेरा प्यून बहुत कंप्लेन करते थे, तो मैं खुद जाके उसको मिक्स करके, उसकी स्मेल आती थी तो उसको ट्रीट करता था। एंड फिर तो इतना बढ़िया हो गया कि हमारी ऑफिस में रेगुलरली कंपोस्ट होता था। तो आप कहीं पे भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, आप बालकनी में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ओपन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इसको नहीं ओपन नहीं, में? बिल्कुल नहीं होती। मतलब ओपन एरिया में हम रख रहे हैं बालकनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई कि प्रॉब्लम नहीं है। इसको? ओवरऑल ये 2 दिन के जो डिस्कशन हुए हैं, इनके बारे में अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो हम बात करते हैं। कल हम पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, जब हम वेलनेस गार्डन के बारे में बात करेंगे। माधवी जी, आप कहना चाहती हैं कुछ? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा माधवी जी, आप म्यूट पर हैं। खेती। हेलो सर। बोलिए बोलिए माधवी जी, बोलिए। या सर, मुझे ये पूछना था कि हम लोग
कहाँ पे गए थे? ऑर्गेनिक वंदना शिवा करके है, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनिक खेती देहरादून में पूरा बहुत डेवलप किया हुआ है। तो हम लोग वहां पे गए थे, तो वहां पे मैंने समझा था कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक बीज कैसे सेव करते हैं, और वो वहां पे वो बीज सब खेती में खेडूतों को देती थी, और उसमें से उनको एनकरेज करती थी कि आप ऑर्गेनिक खेती करो। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि अगर आप रेगुलर ये करते हो, माधवी जी आप म्यूट हो गई। हाँ, ओके, आप रेगुलर वाला खेती करते हो और उसमें से आपको अगर ट्रांसफर करना है ऑर्गेनिक खेती से, तो आपको 2 या 3 साल तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो जमीन को वापस अपने नेचुरल वे में आने के लिए। तो इस पे आप मुझे कुछ आइडिया दोगे? क्योंकि हमको मेरे फैमिली को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे हस्बैंड को स्पेशली, सो वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक खेती। लेकिन दिस इज द चैलेंज इज दैट 2 या 3 साल आपको जमीन को बिना उगाए हुए रखना पड़ता है, जैसे उनकी ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल वे में वो वापस आ सके और बाद में हम ऑर्गेनिक खेती कर सके। तो उसके लिए मुझे थोड़ा 2-4 माधवी जी समझना था। मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरा नॉलेज है, जितना मैं वंदना शिवा जितना मेरा नॉलेज नहीं है, मेरा उतना काम नहीं है, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें 2 साल या 3 साल वेट नहीं करना पड़ता, उस पे खेती चालू रहती है। एक्चुअली आप ओके उस पे खेती कर सकते हैं, और जो ट्रांजिशन पीरियड है उस पीरियड में आपके जो केमिकल्स, हमने जो केमिकल्स डाले हैं, पेस्टिसाइड डाले हैं, वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे। तो ओके, डीजनरेट होने में उनको 3 से 4 साल लग सकते हैं। और अच्छा वो एक पार्ट है। दूसरा, जो माइक्रोबियल कंटेंट होता है सॉइल के अंदर, वो माइक्रोबियल कंटेंट एक सर्टन लेवल पे आए, ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में एक सर्टन परसेंटेज आए, उसमें आपको 3-4 साल लगते हैं। बट अच्छा 3-4 साल में हम खेती नहीं रोकते हैं। हो सकता ओके है प्रोडक्शन में थोड़ा वेरिएशन आएगा, प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, हो सकता है थोड़ी बीमारियां लगेगी, हो सकता है हमें भी सीखना पड़ेगा कि भाई हम वो केमिकल डालते तो फटाफट ये बीमारी चली जाती थी, जबकि बार और राइट डाल रहे हैं तो हफ्ता लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, वापस आ रही है। तो हमें भी यूज टू होना पड़ता है वो विचारों से। और ओके एक बार जब आपका पूरा 100% ऑर्गेनिक हो जाएगा 4-5 साल के समय के बाद में, तो बीमारियां भी कम लगेगी, ओके ओके आपके प्लांट्स में बीमारियां भी कम लगेगी। तो ये एक जर्नी है, उसमें कोई रुकना ओके, नहीं है। रुकना नहीं है। हाँ, ओके रुकना ओके नहीं है। हम ये बोलते हैं, हम ये कहते हैं लोगों को, हम लोग काफी लोगों को गाइड कर रहे हैं। जैसे बहुत कुछ ऐसी जमीनें जहाँ पे बरसों से खेती होती थी और जमीन अब बंजर हो गई है, तो इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशंस में कुछ उग नहीं रहा है, तो ऑर्गेनिक करने से उग रहा है वहां पे। और क्योंकि क्या है कि फिर आपने जो बताया वैसे हमको रुकना नहीं है, लेकिन इसमें ट्रायल और एरर चालू रहेगा। तो हाँ, 100% मालूम है कि वो उसमें से हमें खेती नहीं मिलने वाली। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि अभी मेरी जिम सर है, तो उनके पास जमीन बहुत है, लेकिन वही ये वेदर वेरिएशन की वजह से बारिश का कुछ भी ठिकाना नहीं रहा। तो वो भी अनसर्टनिटी की वजह से वो लोग अभी डरते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करे, इतना इन्वेस्ट करे, और बाद में अगर अपने को चाहिए तभी बारिश नहीं मिले, नहीं चाहिए तभी बारिश मिले, तो वो लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। तो उसकी वजह से भी कई लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं जा सकते हैं। माधवी जी, अगर अकाउंट्स, मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर तीनों को मिक्स करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। ओके ओके एग्रीकल्चर को पहले गुडनेस वेलनेस से रिलेट कीजिए। ओके एग्रीकल्चर को डायरेक्टली एज ए इंडस्ट्री करने जाएंगे तो नहीं इक्वेशन बैठते कभी भी। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम प्रकृति का नहीं है, प्रॉब्लम हमारी थिंकिंग का तो है। थिंकिंग का है, वेरी हमारी ट्रू। थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। और जो आप बीच में कहीं कहे कि वो शायद प्रोडक्शन 2 साल नहीं आएगा, नहीं, प्रोडक्शन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। राइट, इनफैक्ट ग्रेजुअली आपके प्रोडक्शन का न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। हाँ ओके जो सदगुरु कहते हैं कि 8 संतरे की जगह 1 संतरे में उतना न्यूट्रिएंट आ जाएगा, वो वेरी एक्चुअली ढाबोलकर जी का डेटा है, जिन्होंने 1960s में अमृत मिट्टी और अमृत जल सबको दिया। अगर आप उनका किताबें और उनका लिटरेचर और उनकी चीजें पढ़ो तो आपको रियलाइज होगा कि जब भारत में
ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब में आ रहा था, तब नासिक के पास दाभोलकर जी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके ग्रीन रिवॉल्यूशन से ज्यादा बेटर रिजल्ट थे। राइट। बट वो अपने देश का था, स्वदेशी था, तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं मिला। बट आपको मिलेगा, तो दिस हैज टू बी ए ग्रेजुअली डन। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, पालक आप उगाते हो तो पालक की कॉस्ट समझोगे तो उसको आप कभी नहीं उगाओगे, बट ये पालक खाने से आपको कैंसर नहीं होगा तो उसकी कॉस्ट समझ में आती है। वेरी ट्रू, आई एग्री। तो ये एक आर्ग्यूमेंट थोड़ा अलग तरह का है, तो ना, नो प्रॉब्लम। सिंपल बिजनेस आर्ग्यूमेंट से नहीं होगा ये काम। लेकिन द थॉट व्हाट यू हैव सेड दैट आई 100% एग्री कि जो उगाना है और ऑर्गेनिक जाना है तो वहां पे कॉस्टिंग और अकाउंट नहीं मिक्स करना है, अपनी भावनाएं और अपना वो रखना है ध्येय सिद्ध के भाई अपने को ऑर्गेनिक करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैशाली जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो सर, मैं एक्चुअली अहमदाबाद से हूँ, ट्री वॉक में से 5-6 साल से कंपोस्टिंग तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी कभी कि वो पुराने जो मटके है उसमें अगर हम लोग कंपोस्टिंग करें तो थोड़ा हिलाना करना कम हो जाता है। क्या आप हो जाता है? આપણે જે હલાવવું પડે ને અમુક ટાઈમે, हाँ हाँ, એ કદાચ મને એવું લાગે છે કે એમાં છે તમે આમાં કંઈ કરી શકો। એકચ્યુઅલી મેં એક માટલું રાખેલું છે અને બાકી તો કમ્પોસ્ટ બિન જે આપણે બ્લેક વાળી આવે છે એ જ છે મારી પાસે, પણ મને એવું લાગે છે એટલે કે અથવા પછી એની અંદર ના કરાય કમ્પોસ્ટિંગ માટલામાં। वैशाली जी, मैंने मटके में कंपोस्टिंग नहीं की है, बहुत लोग करते हैं एंड काफी सक्सेसफुल है। मैं ये कहूंगा कि कंपोस्टिंग के फ्यू हंड्रेड तरीके भारत में लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, ठीक है। और सब लोगों को ये बिलीफ है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ वो सिस्टम बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ प्लीज कीजिए, अगर आपको लग रहा है इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो प्लीज आप कीजिए। बिकॉज ऑनेस्टली कहूँ तो कंपोस्टिंग हम नहीं करते, कंपोस्टिंग नेचर करता है, हम तो केवल चीजों को साथ में डाल देते हैं बस। कंपोस्ट बनाना नेचर का काम है, कंपोस्ट नेचर करता है और नेचर उसमें कभी गलती नहीं कर सकता। तो अगर आपको मटके में लग रहा है अच्छे से हो रहा है तो आप बड़े खुशी खुशी मटके में कीजिए। कुछ लोग ढेर बना के करते हैं, उसमें कीजिए। कुछ लोग जाली में करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल कंपोस्ट बिन्स में करते हैं, कुछ लोग कलर के डब्बे को कंपोस्ट बिन बना के करते हैं, तो कीजिए, कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि कंपोस्टिंग हम नहीं, कंपोस्ट नेचर कर रहा है और नेचर मेरे हिसाब से कभी गलत नहीं हो सकता। कंपोस्ट बनेगा ही और अच्छा ही बनेगा, कहीं जल्दी बनेगा, कहीं लेट बनेगा, कहीं थोड़ा स्मेल करके बनेगा, कहीं बिना स्मेल के बनेगा, बट ठीक है, चलता है। ओके, थैंक यू सर। किसी और को कुछ बात करनी है कंपोस्टिंग के बारे में या हवा के बारे में या बीमारियों के बारे में या कुछ जो इन 2 दिनों में कुछ बात की है कुछ? मेरे ख्याल से अभी कोई और क्वेश्चन आपको कुछ कहना, मनाली जी? सॉरी, किसी को कुछ बात नहीं है ना? हाँ सर, अभी कोई हैंड रेज नहीं है। हाँ अनीता जी, तो ओवर टू यू। आपको कुछ कहना है तो आप कहिए प्लीज। करते हैं सर, बहुत ही आई ओपनर सेशन था ये। और सर इसका अगर हम 10-20% भी इम्प्लीमेंट कर सके तो मुझे लगता है एज अ इंडिविजुअल हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा एनवायरनमेंट में। तो इट्स वाज अ वेरी नाइस सेशन सर। तो कल भी कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को सर, और बड़ी सारी नई चीजें सीखेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। संडे को हम निसर्गोपचार केंद्र में मिल रहे हैं, आप में से अगर काफी लोग आए तो अच्छा होगा। हम ये जो बातें कर रहे हैं उसका हम प्रैक्टिकल वहां पे करेंगे, और हम जो एक बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हैं, हम वहां पे माधवी जी ने और भरत भाई ने बहुत अच्छा बगीचा बना के रखा है पीछे, जहाँ पे बहुत कुछ उगाते हैं एंड वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। तो उस बगीचे में भी हम घूमेंगे और पेड़ों को समझेंगे, थोड़ा सा मिट्टी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा हमारे जीवन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप में से बहुत लोग आए तो अच्छा लगेगा। संडे को सवेरे है, शायद रवि जी ने सबको भेजा होगा, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो ग्रुप में डाला हुआ है और बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो
Definitely we will meet on Sunday. डेफिनेटली। ठीक है अनीता जी, तो वैसे 10 मिनट है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर बंद करते हैं। Yes, sir, we can conclude this meeting. So, sir, thanks everyone for participating and attending this meeting. तो यहाँ पे हम मीटिंग को एंड करते हैं और कल फिर लोकेंद्र जी के साथ कंटिन्यू करेंगे और कल की मीटिंग में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. So I am ending the meeting. यस।